नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त रुद्रदामन। आज हम दोस्तों बात करेंगे हिंदू समाज व्यवस्था और इसके मूलभूत सिद्धांत के बारे में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण बार्ड में खंड 6 से इसका हम रेफरेंस लेंगे। तो बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं हिंदू समाज व्यवस्था और इसके मूलभूत सिद्धांत के बारे में। हिंदू समाज व्यवस्था की यह विशेषता है, क्या यह एक स्वतंत्र समाज है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए यह समझना आवश्यक है कि स्वतंत्र समाज व्यवस्था कैसी होती है। सौभाग्य से इस मामले पर बहुत अधिक विवाद न है। फ्रांस की क्रांति से लेकर आज तक स्वतंत्र सामाजिक व्यवस्था के आवश्यक लक्षणों के बारे में कोई मतभेद नहीं है। ये आवश्यक तत्व कई हो सकते हैं, लेकिन इसमें दो तत्व जो अनिवार्य है। पहली अनिवार्यता यह है कि समष्टि में विशिष्ट का समावेश होता है और समाज का लक्ष्य उस व्यक्ति को बढ़ाना तथा उसके व्यक्तित्व का विकास करना बन जाता है। समाज व्यक्ति से ऊपर नहीं होता है और यदि व्यक्ति स्वयं को समाज के अधीन मानता है तो उसका कारण यह है कि उसे समाज की अधीनता में अपने बेहतरी का आभास होता है। यह अधीनता केवल उस समय तक रहती है जब तक उसकी आवश्यकता महसूस की जाए। दूसरी अनिवार्यता यह है कि समाज के सदस्यों के बीच सामाजिक धरातल पर स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे को महत्व दिया जाना चाहिए। किसी समाज की स्वतंत्रता और उसकी व्यवस्था के लिए ये दो तत्व अनिवार्य क्यों हैं? समस्त सामाजिक उद्देश्यों के संदर्भ में व्यक्ति को साध्य क्यों माना जाना चाहिए? यह साधन क्यों नहीं हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए इस बात को समझना आवश्यक है कि जब हम मानव के विषय में बात करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है। हमें मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अपने अमूल्य संसाधनों तथा अनेक जिंदगियों का बलिदान क्यों करना चाहिए? इस प्रश्न का सबसे बेहतर जवाब प्रोफेसर जैक्स मैरिटेन देते हैं। प्रोफेसर मैरिटेन दी क्वेस्ट ऑफ फ्रीडम नामक अपने निबंध में लिखते हैं, जब हम मानव के विषय में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य मात्र यह नहीं होता कि कोई व्यक्ति एक व्यष्टि अर्थात समाज की इकाई है। ठीक वैसे ही जैसे एक अणु, घास का तिनका, एक मक्खी या एक हाथी अलग अलग इकाइयां हैं, व्यक्ति भी एक इकाई होता है जो अपनी बुद्धि और इच्छा शक्ति से स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखता है। केवल उसका शारीरिक अस्तित्व ही नहीं होता बल्कि उसके पास ज्ञान और प्रेम जैसी उच्च आध्यात्मिक भाव भी होते हैं, जिससे वह कुछ मायनों में स्वयं में एक ब्रह्मांड है। वह एक ऐसा प्राणी है जिसमें ज्ञान के माध्यम से उसकी संपूर्णता के साथ एक विशाल ब्रह्मांड को समेटा जा सकता है। प्रेम भाव द्वारा वह अन्य प्राणियों से अपने को जोड़ सकता है। ऐसे संबंधों का साक्ष्य भौतिक संसार में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। यह विशिष्टताएं मानव में होती हैं क्योंकि मानव हाड़ मांस का पुतला होते हुए भी एक दैवी अग्नि से संपन्न है जो उसे क्रियाशील रखती है, जो उसमें जीवंत रहती है, और यह अग्नि उसमें गर्भधारण से लेकर अर्थी चढ़ने तक मौजूद रहती है। आत्मा अजर अमर है अर्थात समय और मृत्यु से परे है। आत्मा व्यक्तित्व का मूल है। इस प्रकार व्यक्तित्व के अंतर्बोध में संपूर्णता तथा स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण स्थान है। भले ही कोई व्यक्ति कितना ही दीनहीन क्यों न हो, तो वह समाज की एक इकाई ही है और एक व्यक्ति के रूप में उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति एक प्राणी है और एक संपूर्ण तत्व की समग्रता से अधिक उसकी स्वतंत्रता सत्ता अधिक महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि वह संपूर्ण तत्व का एक सूक्ष्म कण है जो ब्रह्मांड है। संपूर्ण मानव जाति में भिखारी भी एक इकाई है। वह हाड़ मांस का पुतला है जिसका साक्षात एक मूल्य तथा महत्व होता है, किंतु वह असहाय होता है। वैसे वह स्वर्ग का प्रहरी है। यह एक आध्यात्मिक रहस्य है जिसका धार्मिक सिद्धांतों में स्पष्ट उल्लेख है और इसलिए कहा जाता है कि मानव ईश्वर की प्रतिमूर्ति है। मनुष्य का मूल उसकी गरिमा तथा अधिकार उन नैसर्गिक पवित्र वस्तुओं से संबंध रखते हैं जिसमें परम पिता परमेश्वर की छाप होती है और जो उसमें भीतर उसके लक्ष्यों को निर्धारित करती है। समानता क्यों परम आवश्यक है, इस विषय को सबसे अच्छा वर्णन प्रोफेसर वियर्ड ने अपने निबंध फ्रीडम इन पॉलिटिकल थॉट में किया है और उसको उद्धत करने के अलावा मैं और कुछ नहीं करूंगा। प्रोफेसर वियर्ड के अनुसार समानता एक निरर्थक शब्द है, किंतु इसका कोई विकल्प भी नहीं है।
समानता का अर्थ है ठीक वैसा ही है, अर्थात माप तोल गुण धर्म और कर्म में समान। यह एक ऐसा शब्द है जो भौतिक शास्त्र तथा गणित में भी चल सकता है, लेकिन मानव के साथ उपयोग में लाने पर सटीक अर्थ नहीं देता। जिन विद्वानों ने इस विषय का सूक्ष्मता से अध्ययन किया, उसका विचार है कि मानव समाज मोटे तौर से तो मूल प्रवृत्तियां एक जैसी होती हैं, किंतु जब इन प्रवृत्तियों का विस्तार होता है तब उनमें पूरी तरह भिन्नता दृष्टिगोचर होने लगती है। उस समय उनकी सार्वभौमिकता विलीन हो जाती है। क्या इन लक्षणों को मौलिक गुण, जैविक आवश्यकताएं अथवा अपशिष्ट कहा जाए या कोई अन्य छोटा मोटा नाम दिया जाए, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उनका अस्तित्व होता है। शारीरिक शक्ति, कला, कौशल, भौतिक संपत्ति या मानसिक क्षमता से असमानताएं स्वाभाविक हैं। लेमिकन इस विषय पर बल देने की आवश्यकता है। अंत में यह तथ्य सामने आता है कि मूलभूत लक्षणें सभी मानवों में विद्यमान होती हैं। उनकी प्रकृति तथा अभिव्यक्तियों को नैतिक समानता कहा जा सकता है। आचार शब्दों पर जोर दिया जाना चाहिए। सृष्टि के आरंभ से ही आलोचकों में यह परंपरा रही है कि वे शारीरिक शक्ति, प्रतिभा तथा संपत्ति के मामले में यह तत्व उजागर करते रहे हैं कि इन मामलों में मानव एक समान नहीं होते। यह आलोचना अनावश्यक भी है तथा अप्रासंगिक भी है। नैतिक संपन्नता के किसी पक्षधर ने मानव मात्र के बीच विद्यमान स्पष्ट असमानताओं को उजागर किया हो, जिनके कारण अत्याचार या संस्थागत भोगाधिकार प्रकट होते हैं। स्वतंत्रता की घोषणा यह सुनिश्चित करती है कि सभी मनुष्य समान हैं, बल्कि यह उद्घाटित करती है कि वे समान पैदा होते हैं। संक्षेप में जब नैतिक समानता कहते हैं तो इसका अर्थ है आचार विचार की समानता। यह एक विश्वास है, अधिकारों की ऐसी मान्यता जिसका आदर किया जाना चाहिए। इसको वैसे तो प्रमाणित नहीं किया जा सकता जैसे गणित के प्रश्न हल किए जाते हैं। इसे शारीरिक शक्ति, प्रतिभा, उद्योग तथा संपत्ति संबंधी असमानताओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह इस बात का निषेध करती कि मात्र शारीरिक रूप से बलिष्ठता के आधार पर कोई निर्बलों को मार खाए या सताए। इसी प्रकार नैतिक समानता के अनुसार प्रतिभा तथा संपत्ति के मामले में भी कोई छूट नहीं दी जा सकती। ऐसी स्थिति में कोई भी बल, बुद्धि तथा संपदा में अपने को श्रेष्ठता के पलड़े में भारी मान सकता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार तथा संपत्ति बलवानों के पास चली जाएगी, जबकि गुण तथा प्रतिभा अत्याचारियों के आगे हाथ बांधे खड़ी रहेगी। ठीक वैसे ही जैसे यूनान के दास रोम के विजेताओं के सन को तथा इच्छाओं को पूरा करते थे। अब यूनान के दास रोमों के विजेताओं के सन को तथा इच्छा को पूरा करते थे। अब जबकि नैतिक समानता के सिद्धांत की कटु आलोचना की जा चुकी है। इसमें ऐसा कुछ है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए और उसका अनुकरण किया जाना चाहिए, भले ही इसके प्रति विरोध क्यों न हो। मानव व्यक्तियों के प्रति, व्यक्तित्वों के प्रति बिना किसी अंदर वाला समाज डाकुओं का समूह होता है। भाईचारे की भावना क्यों अनिवार्य है? भाईचारा मानव के उस गुण का नाम है जिसके अनुसार वह समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ प्यार सम्मान का भाव रखता है और उनके पास एक रस होने की इच्छा रखता है। इस कथन का स्पष्ट उल्लेख पाल ने किया है कि कौमों के सभी इंसानों का खून एक समान है। उनमें से न तो किसी का खून यहूदी और न ही यूनानी, न कोई बंधक और न कोई स्वतंत्र, न कोई पुरुष और न कोई स्त्री। वे सभी प्रभु ईसा की दृष्टि में एक समान है। प्लाईमाउथ पहुंचकर इंग्लैंड प्यूरिटन संप्रदाय के पादरियों ने भी कुछ ऐसे ही कुछ बहुत अच्छे ढंग से कहा है। ईश्वर की पवित्र प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक शरीर के रूप में साथ साथ गुथे हुए हैं। इसी कारण हम एक दूसरे की भलाई की चिंता करते हुए संपूर्ण मानवता के हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही भाव भाईचारे का मूल है। भाईचारे से सामाजिकता मजबूत होती है और इससे प्रत्येक व्यक्ति में एक ऐसी प्रभावशाली लगाव पैदा होता है जिसके माध्यम से वह व्यवहारिक रूप से दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है। इससे यह दूसरों की भलाई में अपनी भावनाओं को अधिक से अधिक जोड़ता है या कम से कम उसके लिए व्यवहारिक रवैया अपनाता है। भाईचारे की मनोवृत्ति उसे सहजता से सचेत करती है कि वह उस व्यक्ति के समान है जो दूसरों को सम्मान देता है। दूसरों की भलाई के लिए उतना ही स्वाभाविक हो जाती है जितनी कि हमारे अस्तित्व के लिए कोई भौतिक अवस्था आवश्यक होती है। जितनी कि हमारे अस्तित्व के लिए कोई भौतिक अवस्था आवश्यक होती है, जहां लोग दूसरे के साथ सहानुभूति की संपूर्णता का अनुभव नहीं करते, वहां उनके आचरण में समरसता असंभव होती है। जिस व्यक्ति में सामाजिक भावना का अभाव होता है वह दूसरों के बारे में सिवाय इसके और कुछ नहीं सोच सकता कि वे उसके प्रतिद्वंदी हैं।
इसलिए वह अपनी खुशियों के लिए उन्हें पराजित करने की चेष्टा में लगा रहता है। स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्र समाज व्यवस्था में यह क्यों आवश्यक है? स्वतंत्रता को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक नागरिक स्वतंत्रता होती तो है और दूसरी राजनीतिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता के अंग है विचरण की स्वतंत्रता, अर्थात कानूनी प्रक्रिया के बिना बेरोक-टोक आवागमन। दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें विचारों की स्वतंत्रता, पढ़ने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता तथा बातचीत करने की स्वतंत्रता शामिल होती है। कार्य करने की स्वतंत्रता, पहले प्रकार की स्वतंत्रता निसंदेह मौलिक स्वतंत्रता है। यह न केवल मौलिक बल्कि अत्यंत आवश्यक भी है, इसके महत्व के संबंध में कोई संदेह नहीं। दूसरी स्वतंत्रता जिसे विचार की स्वतंत्र कहा जा सकता है, कई मामलों में महत्वपूर्ण है। यह बौद्धिक, नैतिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सभी प्रकार की उन्नति के लिए आवश्यक है। जहां यह स्वतंत्रता नहीं होती वहां यथा स्थिति रूढ़ हो जाती है और सभी मौलिकताएं, यह तक कि अत्यंत आवश्यक मौलिकता भी हतोत्साहित हो सकती है। कार्य की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति जो चाहे सो करे, इतना ही आवश्यक नहीं है। कार्य की स्वतंत्रता औपचारिक हो, यह वास्तविक अर्थ में होनी चाहिए। जैसे कि स्पष्ट है, स्वतंत्रता का तात्पर्य विशिष्ट कार्य को करने की प्रभावी शक्ति से है। जहां इस स्वतंत्रता का लाभ उठाने के लिए साधन मौजूद नहीं है, वहां यह स्वतंत्रता नहीं है। कार्य करने की वास्तविक स्वतंत्रता केवल वहीं पर होती है जहां शोषण का समूल नाश कर दिया जाए, जहां एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर अत्याचार नहीं किया जाए, जहां बेरोजगारी नहीं है वहां गरीबी नहीं है, जहां किसी व्यक्ति को अपने धंधे के हाथ से निकल जाने का भय नहीं, अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप जहां व्यक्ति अपने धंधे की हानि, घर की हानि तथा रोजी रोटी की हानि के भय से मुक्त है। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उस स्वतंत्रता से है जिसके अनुसार वह कानून बनाने तथा सरकारों को बनाने अथवा बदलने में भागीदार होता है। सरकारों का गठन इसलिए किया जाता है जिससे कि व्यक्ति के लिए कुछ अन्य अनन्य अधिकार जैसे जीवन स्वतंत्रता तथा प्रसन्नता के साधन सुरक्षित ढंग से उपलब्ध कराएं। अतः सरकार वहां से ही अपने अधिकार प्राप्त करे जिनके अधिकारों को सुरक्षित रखने का दायित्व उसे सौंपा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार को अपना अस्तित्व, अपनी शक्ति, अपना अधिकार उन लोगों से ही प्राप्त करना चाहिए जिन पर वह शासन करते हैं। वास्तव में राजनैतिक स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व तथा समाज के सिद्धांतों से उत्पन्न होती है, क्योंकि इसका अर्थ यह होता है कि सभी प्रकार का राजनीतिक अधिकार जनता से प्राप्त होता है तथा जनता दूसरों के द्वारा नहीं बल्कि अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों के सार्वजनिक तथा निजी जीवन को नियंत्रित करने तथा दिशा निर्देश देने में समर्थ है। स्वतंत्र समाज के से दोनों सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। एक बार यदि पहले को स्वीकार कर लिया जाए तो दूसरा सिद्धांत स्वतः ही आ जाता है। यदि एक बार मानव व्यक्तित्व की पवित्रता को स्वीकार कर लिया जाए तो व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित वातावरण के रूप में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे की आवश्यकता स्वीकार किया जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा होने की वजह से इस प्रसंग को मैं यहीं पर रोकता हूँ। मैं कई सारे वीडियो में दोस्तों प्रसंग को मैं लंबा नहीं खींचता हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो पे ज़्यादा देर तक नहीं बने रहते हैं, तो मैं इस वीडियो को ना लंबे खींच के मैं यहीं पर रुकता हूँ। अगर जो भी दर्शकगण इस प्रसंग को आगे सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, मैं इसका आगे का प्रसंग आपके सामने लेके आता हूँ। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं एक और दूसरे वीडियो में, तब तक अपने दोस्त रुद्रदामन को विदा दीजिए। नमस्कार।